हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से मैथ के वीवीआई क्वेश्चन। जो देखो गाइस, आज के क्लास के अंदर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसमें जितने इजी लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिए गए थे वो सारे ऐड किए हैं मैंने, क्योंकि आपको पता है 20 में से सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ कुछ ईजी भी होते हैं। तो उसमें से मैंने इजी वाले चूज कर लिए, बिकॉज ये देखना चाहता हूँ कि इजी लेवल के क्वेश्चन कितने लोग बना पाते हैं। अगर इजी लेवल के क्वेश्चन आपने सबने बना लिया तो समझो कि मैथ में 60% मैथ तो आपका ऐसे ही बन गया, क्योंकि मैथ में जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 60% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इजी लेवल के होते हैं। बाकी के जो 30% होते हैं वो गाइस मॉडरेट, और 10% जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, इनको जरा बना के देखो कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, एक व्यक्ति जो है 18,450 रुपए का बेचने पर किसी वस्तु को, एक वस्तु को 18,450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि हो जाती है। ठीक है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए की कीमत में बेचना चाहिए। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को हम 3 से 4 मेथड से बना सकते हैं, बट 2 मेथड मैं आपको समझाऊंगा। तो जो कि पहला जो बेसिक मेथड है और दूसरा जो मेरा मेथड है, ठीक है, जो जिससे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मेरी मेथड को जानने के बाद नए वाले बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर कुछ भी लॉजिक लगा के आंसर ला देते हो। तो भाई देखो, अगर आप पूरी क्लास मेरी की होती है आपने तो ये बात नहीं बोलते। आप जरूर कहीं ना कहीं ऐसे टीचर से पढ़ के आए हो जो एग्जाम बर्बाद कर, मतलब टाइम बर्बाद करा रहा है आपका बेसिक लेवल पे पढ़ा के। अभी बेसिक लेवल पे कैसे पढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे आप कहोगे कि सेलिंग प्राइस इसकी दी है 18,450 रुपये, ये सभी लिखोगे कि उसने बेचा इतने रुपए में, तो उसको लॉस हो गई 50% की। तो पहले फिर कॉस्ट प्राइस निकालोगे, तो कॉस्ट प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं SP इंटू 100 बटा में 100 माइनस लॉस का लगा के फिर क्रैमूल निकालते, फिर अगली बार फिर से उसको सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं, फिर परसेंटेज निकालते। बहुत लंबा जाता, बट ये सभी चीज़ें हम नहीं पढ़ते, हम लोग अपना बेसिक से नहीं पढ़ते, हम अपना शॉर्टकट यूज़ करते हैं। और ये भी शॉर्टकट इतना आसान है कि इसमें कुछ लॉजिक याद ही नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, आराम से सबको याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे वैल्यूएशन निकालते हैं। ये कह रहा है कि हम 18,450 रुपये में बेचते हैं तो हमको 50% की लॉस होती है। तो मान लो 50% की लॉस हो जाएगी तो कितने परसेंट में बेचोगे। तो 100 में से 50 घटाओगे तो 50 ही मिलेगा, मतलब 50% की मतलब 50% की अब वैल्यूएशन लगा रहे हैं। 50% लॉस हो गई तो बेच भी रहे तो 50% पे ही ना। तो 50% पे कोई चीज़ को बेचते हैं तो उसकी वैल्यू 18,450 हो जाती है। तो गाइज 50% प्रॉफिट चाहिए तो हम 100 + 50 करेंगे, तो मतलब किसी चीज़ को हमको 150% पे अगर बेचना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 18,450 बटा में 50 इंटू 150, बस यही नियम लगा दो, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो ये आंसर हो जाएगा 18,450 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 0, 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, 8 × 24, 1 25 और 3 2 5। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका आंसर। हम लोग बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम के लिए ऐसे ऐसे चीज़ों को यूज़ करेंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम भी बचे और मेथड भी बहुत आसान है, हमारा दिमाग भी अस्थिर रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे एग्जाम में फालतू के, तो आपका दिमाग भी खराब होगा और टाइम भी बर्बाद होगा। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिससे R जो है वो 90 डिग्री पे है। यदि RS जो है लंब है PQ पर, तो PR बराबर 3 सेंटीमीटर तथा RQ बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो RS का वैल्यू निकालो। यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ये वाला पॉइंट R है, बिकॉज ये R पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये मान लो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q। ठीक है, तो ये बोल रहा है PR का वैल्यू दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको R से ना S पे एक मतलब R से ना एक PQ के ऊपर लंब खींच रहा है, तो हम लोग एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जो है परपेंडिकुलर देंगे हम लोग, तो इसका मतलब नाम रख ले हम लोग RS। ठीक है, और ये पूरे PQ यहाँ पे देख रखा है RQ का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक का दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये RQ का वैल्यू क्या हो जाएगा वो चीज़ हमको निकालना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखो यहाँ पे। अच्छा, ये PQ का वैल्यू नहीं दे रखा अपने को एग्जाम में। RS यहाँ पे देखो, 1 मिनट रुक जाओ, ये वैल्यू दे रखा है किसका, ये वाला नीचे वाला पार्ट का दे रखा है, इसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला जो विकर्ण है, ये जो PQ है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। ये जो PQ है इसका वैल्यू तो सिंपली आप निकाल लोगे, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 9 + 16 = √25, तो बराबर 5। तो ये पूरा वैल्यू हो गया हमको 5। तो ये इस लंब का जो है ये वाला निकालने का मैंने फार्मूला बताया था। जब भी लंब डालोगे तो क्या हो जाता है, PR इंटू क्या हो जाएगा RQ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख सकते हो आप PQ। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आधार इंटू लंब बटा में क्या हो जाता है विकर्ण, ये कह सकते हो आप लोग इसको।
तो आधार 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये इतना हो गया, तो 12/5 सेंटीमीटर इस लंब की लंबाई हो जाएगा। तो यही मैंने आपको पढ़ाया था, ये कंप्लीटली जब मेंसुरेशन पढ़ा रहा था उसके दौरान त्रिभुज के अंदर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ पढ़ाया था। और ये मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के लाया, ये बीच में जो है ना विकर्ण पे डाला गया लंब की लंबाई निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करके ये जो आपका हाइपोटेनस है इसे डिवाइड कर दो, तो आपके लंब पे जो विकर्ण पे डाला गया लंब का वैल्यू आर एस का वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। आर एस बराबर ये हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है ए कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों काम मिलकर करे तो 3 दिनों में कुल कितना प्रतिशत काम हो जाएगा। देखो ये जो चीज़ दे रखा है आपको, ए प्लस बी अगर मिल के काम करता है तो ये बोल रहे हैं ना, देखो कितने दिन में काम करेंगे ये। सबसे पहले यहाँ पे मिल के दिया नहीं है, पहले दे रखा है कि ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में काम करता है, बी उसको 25 दिन में काम करता है। दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे, ए इंटू बी प्लस में ए प्लस बी, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था आपको। तो 20 इंटू 25 बटा में क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25, ठीक है। तो हो जाएगा ये कितना, 20 इंटू 25 बटा में 45, ठीक है। 5 9 45, 5 6 25, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 100 बटा में क्या हो जाएगा 9। तो ए प्लस बी मिल के एक काम को कितने दिन में करेंगे, 100 बटा 9 दिन में। तो ये 100% काम को करे। देखो 100/9 डेज में इस काम का ये 100% काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 डेज में कितना काम करेंगे, तो 100 बटा में क्या कह सकते हो, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3, यही कहेंगे ना, एक एक नियम अपना तो यही कहता है। तो ये जो 9 है ऊपर में चला जाएगा, तो हम लोग 100 बटा में 100 इंटू 9 इंटू 3 कर सकते हैं। तो 100 कट गया, ये क्या बचेगा, 9 या 27, ठीक है। तो ये जो हम लोग कहते थे ना, अगर 4 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ मिलती है या फिर 20 टॉफ़ियाँ मिलती हैं तो 2 रुपये में कितने टॉफ़ियाँ मिलेंगे। तो बस वही वाला नियम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी और परसेंटेज वाले में भी, जो पिछला क्वेश्चन मैंने 1 नंबर बताया और वही वाला काम किया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचपन में आप 6 7 में पढ़ के आए हो, वही एक एक नियम जिसको हम लोग कहते हैं वही यूज़ कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का योग जो है 240 है, ठीक है, और उनका HCF 15 है। तो दी गई कह रहा है शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं को युग्मों की संख्या बताओ। तो जब भी दे रखेगा ना, ए मान लो 2 संख्या, मान लो ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 240, ठीक है, उनका HCF पूछ रहा है इतना 15 है दे रहा है, तो उनका पूछ रहा है कि बताओ उनका योग क्या है। तो ये चीज़ समझो यहाँ पे, सबसे पहले ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, m प्लस n का वैल्यू होता है a प्लस बी बटा में HCF, ये आपका LCM HCF का फार्मूला है। तो 240 बटा में 15 कर लो आप लोग, ठीक है। तो इसको डिवाइड दोगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू m प्लस n का आ रहा है 16। तो हमको ऐसा पेयर बताना है जिसको जोड़ने पे 16 है और वो क्या हो जाना चाहिए, सह आभास संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो किन किन 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 16 होगा, 1 15 को जोड़ोगे तो क्या होगा 16 होगा, 2 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 और किसको जोड़ोगे भाई 13 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 12 को जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं, 5 11 को जोड़ोगे तो 16 होगा, 6 10 को भी जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसके बाद 7 9 को भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 16, और 8 8 को भी जोड़ोगे तो 16। अब देखो ये चीज़ें ले रहे हैं जो डिवाइड नहीं हो रही है, एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के बाकी ऐसा 2, ये 14 कट जाएंगे, 2 7 14 कट जाता है, ये नहीं कटेगा तो ये होगा, ये भी पेयर बनेगा, ये कट जाएगा तो ये वाला पेयर नहीं बनेगा, ये पेयर देखो 5 से 11 से डिवाइड नहीं दे सकते, 6 10 को हम डिवाइड देंगे तो 2 से कट जाएगा, ये नहीं बनेगा, 7 9 बन जाएगा आपका, और 8 8 तो ऐसे ही कट जाएगा। तो कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 पेयर बन रहे हैं। तो ये पेयर कौन कौन से हैं, 1 और 15 का पेयर बनेगा, 3 और 13 का पेयर बनेगा, 5 और 11 का पेयर बनेगा, और 7 और 9 का पेयर बनेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मिटा के, ठीक है। इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल जो पेयर बन रहे हैं, वो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बता दिया था। ये LCM HCF चैप्टर का है, तो इसको अगर देखना चाहते हो तो पिछले साल का जो कोर्स मैंने कराया था LCM HCF वो प्लेलिस्ट में है, और वो जाके देख लो। इसमें कौन कौन से पेयर बने, 115 का पेयर बना था अपना 3, और 13 जोड़ेंगे तो इसमें पेयर बन जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो जाएगा। 5 11 का पेयर बन रहा था, और एक अपना 7 9 का पेयर बन रहा था। तो ये 4 पेयर है, तो टोटल कितने पेयर बने 4, ठीक है। तो युग्मों की संख्या आपसे पूछ रहा था ना, पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर ऑफ सेटिस्फाइंग इन द गिवन सेंटेंसेस, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान दे देता है, ठीक है, तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय कितनी है। देखो गाइज, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि जब कंटिन्यू हम खर्च करते जा रहे हैं, कंटिन्यू खर्च करते जा रहे हैं तो कैसे निकालते हैं। मान लो हमारी टोटल इनकम जो है वो X रुपीज़ है,
एक्स का हमने 20% क्या स्कूल को दान कर दिया, तो 100 माइनस 20 बटा में 100 कर लो। अब बाकी जो है जो बचा इस टोटल वैल्यू में जो बचा हमको उसमें से और 20% हम क्या कर रहे हैं, कहीं जमा कर दे रहे हैं, तो 100 माइनस 20 बटा में 100 कर लो। फिर इसका टोटल का 20% हम लोग कहीं उड़ा दे रहे हैं, और ये सब उड़ाने के बाद हमारे पास आ रहा है 12,800 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 80/100 इंटू 80/100 इज इक्वल टू 12,800। ठीक है, तो ये चीज़ मान लो ये जीरो कटा लोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 8 8 64 ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली x बराबर लिख सकते हैं 1 2 8 इंटू 4 जीरो मैं लिख रहा हूँ, ये नीचे में जो 100 है ये 100 के बदले में वहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। ठीक है, 4 जीरो उस साइड में ले जा रहा हूँ, और ये हो जाएगा 8 इंटू 8। ठीक है, 8 इंटू 8। अब इसको डिवाइड कर दो तो सिंपली लिख सकते हो 8 से अगर हम लोग दे देंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 लाख। काइन दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, ये 20,000 हो गया ना, लाख नहीं हुआ, ये 20,000 रुपये हो जाएंगे, उसके 2 लाख नहीं हुआ, 4 जीरो ही है, 5 जीरो नहीं है, 4 जीरो है, तो 20,000 रुपये उसके हो गए। ठीक है, अब उसकी आय जो है टोटल 20,000 है, अगर उसमें से फिर वो 20% स्कूल को दे दे, फिर बाकी जो बचा उसमें से 20% अपने बैंक में जमा कर दे, तो उसके पास टोटल 12,800 रुपये बचेंगे। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 रुपये प्रति केजी चीनी को 45 रुपये प्रति केजी की चीनी के साथ अगर किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिसका मिश्रण जो है 42 रुपीज़ पर केजी के बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। देखो यहाँ पे दो यहाँ पे प्राइस दे रखी है, CP1 मतलब पहले को हमने खरीदा 30 रुपये के हिसाब से, CP2 दूसरे वाले को खरीदा हमने 45 रुपये पर केजी के हिसाब से, CP2। लेकिन ये गाइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है, दोनों को मिक्स करने पे सेलिंग प्राइस इसका 42 बनना चाहिए, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे हमको 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा ये चीज़ बताओ आप लोग। सिंपली वो जो अपना फॉर्मूला लगा रहे थे उसी से निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू कितना हो जाएगा 100 बटा में 120, ये 0 0 कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 मतलब मान लो 3 छक 12, 3 चके 12, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 चके 12। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फिर से यही दे दे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 सते 14, अभी एग्जैक्टली मैं कटा नहीं पाया 35, थोड़ा सा ये गंदा मैंने कर दिया, इसको आसान कर देता हूँ, रुक जाओ। 35 आंसर आ रहा है इसका, तो ये छोटा छोटा मैंने काट दिया, बड़ा बड़ा इसको टेबल से काटते हैं। ठीक है, ये हो गया 42 इंटू क्या लिख रहे थे 100 बटा में 120। ठीक है, तो ये हम लोग कटा लो 4, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से इसको लिख लेते हैं 35 हो जाएगा। मैं कटा नहीं रहा हूँ, मैंने कटा के आपको दिखा दिया, आप नोट्स पे लिख लो, इसकी PDF में आपको टेलीग्राम पे दूंगा तो गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है क्रैमूल हमको 35 रुपये निकल गई। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि पहले वाला 30 रुपये केजी के हिसाब से जो खरीदा हमने, अगर 45 रुपये पर केजी के हिसाब से जो खरीदा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसकी वैल्यू 35 रुपये पर केजी की चावल बननी चाहिए। तो अब ये क्रॉस माइनस कराओ, ये मिक्सचर एलिगेशन का है, तो 45 में से क्या हो जाएगा 35 घटा लो। ठीक है, 45 माइनस 35 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 माइनस 35, बड़े वाले से छोटे करोगे, रेशियो 35 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 10, रेशियो कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा ये 2:1। ठीक है, तो ये 2:1 के रेशियो में मिलाओगे तब जाके इसको बेचेंगे, तो 42 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर बेचते हैं तो वो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन का था, तो मिक्सचर एलिगेशन जाओ मैथ के पुराने वाले प्लेलिस्ट से पढ़ लो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि मैंने बोला था कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको मैं इस बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, पिछले वाले प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। ठीक है, बिकॉज टाइम कम था अपने पास। अब देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का और ऊंचाई का रेशियो 19 11 13 दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ था नहीं, आराम से बन जाएगा। मान लो लंबाई दे रखा है 19x, ठीक है, हम x पे मान लेते हैं, अपना चौड़ाई दे रखा है 11x और हाइट दे रखा है अपने को 13x। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो कह रहा है ना कि उसकी क्या कह रहे हैं, लंबाई जो है ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई माइनस क्या करोगे ऊंचाई करोगे तो इसका वैल्यू 30 आना चाहिए। तो मतलब 6x बराबर 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 5 30, x बराबर 30, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 19 × 5। ठीक है, और ये छोड़ो इतना हम लोग नहीं करेंगे, अभी आगे सिंपल समझो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्टेप बचा रहे हैं। अब इसका कह रहे हैं ना कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाता है, तो इसका वैल्यू दे रखा है 19x × 11x × 13x। ठीक है, तो यहीं पे 19 × 5 इंटू क्या कर लोगे 11 × 5 × 13 × 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 33 9 6 2 5। ठीक है,
339625 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 339625। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही वैल्यू आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 175 अनानास को बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, देखो सिंपली कह रहे हैं ना 175 अनानास को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस अपनी कितनी है 175 अनानास, तो हमको कह रहा है कि 50 अनानास के विक्रय मूल्य के फायदा होगा, तो हम मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, हमको प्रॉफिट घटा लो ना सेलिंग प्राइस में से, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट घटा लो, क्योंकि प्रॉफिट 50 अनानास के बराबर तो 50 है मान लो, तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितने में हमने खरीदा था 125 रुपये में, तो हमने खरीदा 125 रुपये में, अपना प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 50 रुपीज़ का, मान लेते हैं 1-1 रुपये में हम लोग खरीदे थे या फिर बेच रहे थे। तो यहाँ पे सिंपली देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, टोटल फायदा का प्रतिशत निकालोगे तो 50 बटा में 125 इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो जो हो जाएगा ये हो जाएगा 25 पचे 125, 25 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 5 दूनी, तो ये 2 दूनी 40%, ठीक है। तो टोटल फायदा हमको कितने का हुआ है 40% का। क्लियर है। आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो गोले का व्यास दे रखा है डी का वैल्यू 14, तो रेडियस कितना हो जाता है d/2 मतलब 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये चीज़ बताओ। सरफेस एरिया का हमको फॉर्मूला याद होना अगर होता है तो 4πr², तो हम आराम से बना लेते हैं, ठीक है, 4πr²। तो इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे मेंसुरेशन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, बस फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा। तो 4 इंटू 22 बटा में 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 इंटू 7 क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू 7 है और वो स्क्वायर में है, तो 2 बार कर दो, तो ये इसको अब कर लो तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समचतुर्भुज PQRS की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है कितनी है 8 सेंटीमीटर है और कोण PQR का वैल्यू 120 डिग्री है, तो QS की लंबाई बनाओ, ठीक है। बताओ, देखो समचतुर्भुज मान लो एक है ये वाला, ऐसे ही बनाते हैं ना हम समचतुर्भुज, तो ये क्या है PQRS, समझो यहाँ पे, और ये कह रहा है ना कि PQR, ये Q का वैल्यू 120 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री। तो अब बाकी के ये दोनों कितने कितने हो जाएंगे, 12 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 120 डिग्री और घट रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 112 दूनी 12 प्लस 112, टोटल कितना हो गया, दो कोण को मिला के 240 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हमको टोटल 360 डिग्री यहाँ पे बनाना है, ओके। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये यहाँ पे कितना डिग्री का 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग बीच में अगर कह रहे हैं ना, ये क्या रहा, छोड़ो मैं ज़्यादा लॉजिक नहीं ले जाता हूँ, आपको समझा रहा हूँ शॉर्टकट में। यहाँ पे देखो, अगर ये एक मान लो कोई चीज़ है, अगर हम लोग इसको ऐसे बीच से लाइन विकर्ण, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे QS की लंबाई क्या होगी, तो QS खींचना होगा ना, ये Q और ये S है, तो ये बीच में तो इस एंगल को डिवाइड करेगा, और ये Q का वैल्यू था 120, तो ये डिवाइड करेगा तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो वो कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, समबाहु ना, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स बराबर होंगे, और इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और इसका भी 8 ही है, तो तीनों कोण बराबर है, तो इसका भी 8 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 8 ही सेंटीमीटर हो जाएगा इसका भी। तो ये 10 क्वेश्चन थे गाइस। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके कमेंट्स को अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करा दो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर अपने A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बाकी वीडियो को लाइक कर देना।